सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, और ये बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और चाहे टीआरई 3 की। तो यहाँ पर हम लोग सामान्य अध्ययन के जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले जो है हम लोग 23rd क्लासें जो है अलग अलग यहाँ पर टॉपिक पर कवर कर चुके हैं। और ये सभी प्रश्न वो प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस पूछे गए थे टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप सभी को ये कंप्लीट सेशन जो है करना है। यहाँ पर देखेंगे तो प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जहाँ से भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न बन सकते थे वो सभी यहाँ पर लिए हुए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले जो है हम लोग ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं और डिटेल के साथ यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर देखिए वीडियो को पूरा आप सभी लोग एक बार ये क्वेश्चन कर ही जाएं और क्लास पर चलते हैं। इससे पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप सभी लोग जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कि तो आपको यहाँ पर पिछली क्लासों प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं क्लास पर। चलिए, इससे पिछली क्लासों में हम लोग यहाँ से ऊपर जो भी प्रश्न थे वो कर चुके थे। आज जो है हम लोग टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोशिका व कोशिका संरचना, विभाजन, यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न लिए हैं और आए हुए प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला यहाँ पर पूछा है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। आपको बताना है मानव गुर्दे की जो कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछी है। एक जोड़ा होती है, दो जोड़ा होती है, तीन जोड़ा होती है, या ऊपर में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न मैंने पिछली क्लास में आपको पूछा भी था, तो आपको बताना है। चलिए, तो इसका ऑप्शन जो है राइट रहने वाला है वो है एक जोड़ा, ठीक है। तो मानव गुर्दे की जो कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? एक जोड़ा। इसका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर जो भी डिटेल है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। मनुष्यों में जो लिंग का निर्धारण करते हैं उनको क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। और मानव में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 23 जोड़ी होते हैं या फिर कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं। साथ ही बात करें जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं। आपको देखिए यहाँ पर आपको पता होगा, आपने इससे पहले पढ़ा होगा, 22 गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं, बस एक गुणसूत्र जो है चेंज हो जाता है, जो कि उसी से लड़का या लड़की का निर्धारण होता है। तो महिला तथा पुरुष समान होते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष महिला दोनों में अलग अलग होते हैं और इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में XY तथा महिला में यह XX होता है, ठीक है। तो अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका में, उदाहरण गुर्दे की कोशिका जैसे कि, तो जोड़ी जो है XY तथा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड आप सभी के सामने दिखेगा, गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है, क्या चक्रीय होती है, विस्तृत होती है, रैखिक होती है, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी होती है? रैखिक होती है, ठीक है। गुणसूत्र पर जो जीन की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? रैखिक व्यवस्था होती है। आपको याद रखना है, कैसी? रैखिक व्यवस्था होती है। साथ ही बात कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा गुणसूत्र पर जीन की जो रैखिक व्यवस्था होती है, एक गुणसूत्र डीएनए की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है, ठीक है। जो एक गुणसूत्र होता है वो डीएनए की, ठीक है, एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है और इसमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, प्रत्येक गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो घोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है, ठीक है, एलील कहलाता है। डीएनए के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्यों को प्रभावित करते हैं।
क्या करते हैं, जीन के कार्यों को प्रभावित करते हैं। mRNA, ठीक है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। ठीक है, आपको बताना है जो mRNA, ठीक है, mRNA पद का जो विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। देखिए यहाँ पर बताना है मैसेंजर, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड या म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर मॉडिफाई राइबोन्यूक्लिक एसिड या नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट रहने वाला है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो mRNA का विस्तारित रूप आपने देख लिया, यहाँ पर क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो जीनोम में एक प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है, और यहाँ पर एक प्रोटीन जो है संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, आरबीसी। तो लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर है। शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता में जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है वो कौन सी है, लिम्फोसाइट। इसके बाद लिम्फोसाइट का कुछ देखिएगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या लगभग कितनी, 20 से 40% होती है। ठीक है, हमारे शरीर में जो होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 20 से 40%, ठीक है, होती है, जो हमारे प्रसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोसाइट अंगों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्वेश्चन अगला, ब्रायोफाइट में जीवाणु मात्र कोशिका होती है, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द्विगुणित। ठीक है, इसके बाद बायोफाइट में जीवाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और बीजाणु अगुणित है। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है जिसमें संवहन वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइट को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, हेपेटिकोप्सिडा, ठीक है, लिवरवाटर्स, एंथोसेरोटोसा तथा ब्रायोसिप्टा। तो इन तीनों को आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ठीक है, आपको बताना है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है प्रायः किसका उपयोग करती है, अमीनो अम्ल का करती है, ग्लूकोज का, वसा का। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका करती है, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील है और इसका स्वाद कैसा, मीठा होता है, शर्करा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने देखिएगा, पोषक पदार्थ से संबंधित यहाँ पर टॉपिक है। ठीक है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, आपको बताना है वह एंजाइम कौन सा है जो हम लोग जब खाना खाते हैं वो कि हमारे भोजन के साथ मिल जाता है। क्या पेप्सिन है, परऑक्सीडेसिन, एमाइलेट, ठीक है, एमाइलेज, या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कौन सा, एमाइलेज। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपने देख लिया, एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुंह में लार ग्रंथियाँ एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती हैं और भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाकर जो है यहाँ पर शर्करा बनाता है। स्टार्च
कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। ठीक है, पहला एंजाइम होता है ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोबालामिन। ठीक है, कोबालामिन इसका सही आंसर होगा। बाकी विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो चयापचय, यहाँ पर दिखेगा चयापचय कार्य तथा उनसे संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं विटामिन के नेम दे रखे हैं और उनका रासायनिक नाम दे रखा है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा कुछ विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का यहाँ पर थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का साइनोकोवालिन। ठीक है, और विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल। ये नाम पूछ लिए जाते हैं। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का टोकोफेरॉल। विटामिन के का ठीक है फिलोक्विनोन। तो यह है, आप सभी लोग यहाँ पर एक बार दोबारा से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखिएगा, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मैरिस विल्किंस, लिनस पॉलिंग या ग्रेगर मेंडल। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इसका राइट आंसर रहने वाला है। 25 अप्रैल 1953 में DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन तथा भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को दिया गया। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मैरिस विलिंग्स के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, किसी गुणसूत्र में जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जीन मानचित्रण इसका राइट आंसर रहने वाला है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो माता पिता की जो संतति अर्थात संतान होती है उसमें लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। आप सभी को पता है, रूपांतरण नहीं, जीन नहीं। माता पिता के उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। ठीक है, हेरेडिटी। तो वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में पहली जानकारी किसने दी थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जगत का वर्गीकरण से प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? पादप वर्गिकी, पारिस्थितिकी, पादप कार्किकी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पादप कार्किकी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्किकी प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पादप कार्किकी में पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्किकी के जनक क्लाउडे बर्नार्ड थे। ठीक है, इनको याद रखना है। 15 क्वेश्चन यहाँ पर मोनेरा जगत से है और इसका भी आप लोग देख सकते हैं। मृत जीवों के अपघटक हैं, वायरस हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, वायरस भी हैं, जीवाणु भी हैं और कवक भी हैं।
यहाँ पर देखिएगा वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है, अतः विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग पादप जगत से देख सकते हैं, ठीक है। पादप जगत से ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार, बाजरा। यहाँ पे फलीदार फसल पूछा गया है, ठीक है। फलीदार दलहन है, ज्वार है, बाजरा है। तो ऑप्शन फर्स्ट दलहन इसका सही होगा, फलीदार, ठीक है। दिए गए विकल्पों में दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया, मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलियाडम्बिस कहा जाता है कि टिलियाडम्बिस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए? तो ग्रीस में, भारत में, रूस में, चीन में। तो रूस का राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलियाडम्बिस कहा जाता है कि टिलियाडम्बी जीवाश्म रूस में पाए गए थे। टिलियाडम्बिस ईयरविंग जैसे कीड़े हैं। रूस में पाए गए नमूने लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया जाता है, जो पहले से ज्ञात पराग आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले का है। जंतु जगत यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है जंतु जगत से, तो यहाँ पर देखिएगा पूछा है ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है पत्तियों का, हड्डियों का या पक्षियों का, ठीक है। तो किसका है? पक्षियों का, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इसका डिटेल। और ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह एक शाखा है जो कि पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, ऑर्निस पक्षी अर्थात और लॉजी सिद्धांत। यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे कि शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास स्वरूप, संयोग व्यवहार, आवाज, नकल करने की क्षमता आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। 20 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, पादप आकारिकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कीटाहारी पौधा है? कसकुटा, अमरवेल, ओरोबंकी, आज्ञा, ड्रासेरा। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट रहने वाला है। देखिएगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, अर्थात यहाँ पर ड्रासेरा इसका सही आंसर रहने वाला है। क्या? ड्रासेरा। इसका थोड़ा सा डिटेल देखिएगा यहाँ पर। ड्रासेरा एक कीटहारी पौधा है। इस प्रकार के पौधे अम्लीय भूमि अथवा दलदली भूमि में उगते हैं। इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अपने पोषण की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके उसे अपना आहार बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है शाखाओं की संख्या की गणना करके? ऐसा नहीं। जमीन की 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से? ऐसा भी नहीं। पेड़ की ऊंचाई की माप से? उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, जमीन के 1 मीटर ऊपर तने के घेरे के माप से, ठीक है। ऐसे घेरे जो होते हैं इसके माप से कर लेते हैं पता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी होने वाला है। किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से की जाती है। पेड़ पर बलयों की संख्या वर्ष की वर्ष बढ़ती जाती है। यहाँ पर पेड़ पर बलयों की जो संख्या है वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है। तो प्रत्येक वर्ष बढ़ती रहती है बलयों की संख्या। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? विसरण है, बाष्पोत्सर्जन है, परासरण है। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विसरण। विसरण इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना जो है कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? तो ये विसरण है, ठीक है। कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? विसरण है। और यहाँ पर देखिएगा
आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा 23rd, यहाँ पर लीची का खाद्य भाग है, एरिल है, थैलेमस है, बीज कोट है, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा एरिल, लीची का जो खाद्य भाग है वो कौन सा है, एरिल। लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर लीची चाइनीज है, और यहाँ पर देखिएगा इसके खाने वाले भाग का नाम एरिल है। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है जिसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख फल व उसके खाने वाले भाग यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि देख सकते हैं। मध्य का जो है आम का भाग जो है मध्य फल भित्ति होता है। ठीक है, आम को खाया जाता है। नारियल भ्रूणपोष होता है, खाया जाता है, भ्रूणपोष खाया जाता है। सेब जो है मांसल पुष्पांशल खाते हैं। ठीक है, खाने वाला भाग। 24 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने देखिएगा। यहाँ पर पौधों में प्रदीप्तकालिता की खोज करने वाले हैं कौन थे? पौधों में जो है प्रदीप्तकालिका की खोज करने वाले कौन हैं? तो गार्नर और एलार्ड इसका राइट आंसर है। स्टीवर्ड यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर भी नहीं। ठीक है, तो गार्नर और एलार्ड इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका यहाँ पर आप सभी लोग डिटेल देख सकते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, पादप कार्य की पौधों में जनन। तो इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए पूछा गया है। पादप कार्य की से स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ग्रहण करते हैं, या उपरोक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, हल्के एवं चिकने होते हैं, चिपचिपे होते हैं, सूखे होते हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, सूखे होते हैं। ठीक है, जल परागित जो है पुष्पों में परागकण कैसे सूखे होते हैं। ठीक है, तो जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे ड्राई होते हैं। जल परागण वाली प्रजातियों की परागणों में श्लेष्मा परत की उपस्थिति में उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने देखिएगा। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है वायुदाब, कोशिकात्व, ऑस्मोटिक दाब, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का मेन कारण क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक दाब इसका राइट आंसर है। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से होता है, पूरा डिटेल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने यहाँ पर देख लेते हैं। अदरक का जो भूमिगत तना है, ठीक है, एवं जड़ नहीं है, क्योंकि आपको बताना है क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। इसमें गांठ व पर्व होते हैं। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ऊपर में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियां, पर्ण कलिकाएं, सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण हल्दी है, अदरक है, केला है आदि हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 29 आप सभी के सामने दिखेगा। पूछ लिया गया है पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है कार्पेल कहलाता है, कोरोल कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर कार्पेल। कार्पेल इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। निषेचन के बाद पुष्प का अंडकोश में बदल जाना, ठीक है। कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिएगा, हिमालयन ईव नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो हिमाचल तथा अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर है हिमाचल तथा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका डिटेल देखिएगा। हिमालयन ईव नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांट, टहनियाँ, जड़ों से टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इससे आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मानव शरीर के तंत्र से संबंधित है और ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर आज हमने कवर कर लिए हैं और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा दोबारा से और डिटेल के साथ आप लोग एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि प्रश्न बन सकते हैं। बाकी इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, स्थानांतरण कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन या क्रमांकुंचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर यहाँ तक आप लोग आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ पाएँ और पता लगे आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और भी क्लासें चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाना है सभी को। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।